कौन सी ऐसी 5 मिस्टेक्स हैं जो आप लोग करते हैं जिससे आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल आता है। आपने फाइलिंग की, डॉक्यूमेंट भी लगाए, आपने बैंक बैलेंस भी शो किया, सब कुछ किया, लेकिन उसके बाद में भी आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल मिल जाता है। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे 5 ऐसी कॉमन मिस्टेक्स जो मोस्टली बहुत सारे लोग करते हैं और उसकी वजह बनती है आपका वीज़ा रिफ्यूज़ल। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल A to Z पोल वीज़ा में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किसी भी वीज़ा के लिए जब आप अप्लाई करते हैं उसमें कौन सी 5 मिस्टेक्स की वजह से आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल मिल सकता है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी भी कंट्री के लिए जब भी आप अप्लाई करें तो हमेशा जो एम्बेसी की वेबसाइट है उसमें जो इंस्ट्रक्शन दी रहती हैं, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, क्या क्या उसका प्रोसेस होएगा, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहली मिस्टेक हम बात करें तो वो है इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स या इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। उसमें आता है इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट्स, आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट दे दिया जिसकी ज़रूरत नहीं थी वो भी आपने लगाया, या फिर जिस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत थी वो डॉक्यूमेंट उसमें मिसिंग है। फॉर्म फिल करने के टाइम पे, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है हर एम्बेसी का, कुछ एम्बेसीज मैनुअल भरवाती हैं, कुछ ऑनलाइन, लेकिन मोस्टली केसेस में ऑनलाइन ही होता है। फॉर्म फिल करने के टाइम पे आपने मिस्टेक की है तो उस वजह से भी आपका जो वीज़ा रिफ्यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉल्स और मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन। इसमें आता है आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट लगाया है, कोई जाली डॉक्यूमेंट आपने लगा दिया बनाकर, जैसे कि आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, उसमें आपका कोई बैंक स्टेटमेंट भी हो सकता है, और भी कोई डॉक्यूमेंट जो आपने मतलब जाली बनाया है या फेक डॉक्यूमेंट आपने लगाया है, क्योंकि एम्बेसी उसको चेक कर सकती है। अगर चेकिंग के दौरान वो डॉक्यूमेंट्स फेक निकला तो भी आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल मिलेगा। दूसरा, इन्फॉर्मेशन मैच नहीं कर रही है आपके डॉक्यूमेंट्स की और जो आपने फॉर्म फिल किया है, उन दोनों की जो डिटेल्स हैं वो आपस में मैच ना करें तो भी आपको फॉल्स इन्फॉर्मेशन का रिफ्यूज़ल वो लोग दे सकते हैं। तो हमेशा कोशिश कीजिए जब भी आप फॉर्म फिल करें और जो डॉक्यूमेंट्स लगाएं दोनों आपस में मैच होने चाहिए। एक भी वर्ड की उसमें डिफरेंस नहीं होना चाहिए, एग्जैक्ट मैच होना चाहिए। डेट्स, आपका नाम, यहाँ तक कि आपका घर का एड्रेस, हर चीज़ एकदम मैच होनी चाहिए आपके फॉर्म के रिलेटेड। नेक्स्ट आता है इनसफिशिएंट फंड्स, या कह लीजिए जो बैंक बैलेंस है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे ही उनका वीज़ा अपॉइंटमेंट उनको मिल जाता है, चाहे वो टूरिस्ट वीज़ा कह लीजिए या वर्क परमिट के रिलेटेड उनको जाना है, मोस्टली केसेस में वर्क परमिट के रिलेटेड आपको एम्बेसी नहीं मांगती है आपसे बैंक स्टेटमेंट, लेकिन कुछ कंट्रीज़ मांगती हैं। लेकिन फिर भी आप अपना बैंक स्टेटमेंट अच्छे से बना के रखिए। इसमें क्या करते हैं, चाहे वो विजिटर वीज़ा है, चाहे टूरिस्ट वीज़ा है, चाहे स्टडी वीज़ा है, चाहे वर्क वीज़ा है, कुछ लोग क्या करते हैं उसमें जो अमाउंट होती है रिक्वायर्ड जो एम्बेसी ने कहा है उसके मुताबिक नहीं होती है, उससे कम होती है, या फिर इतनी ज़्यादा वो लोग डाल देते हैं, शो कर देते हैं कि वो भी मिसमैच हो जाती है। मतलब आपकी जो इनकम है और आपकी जो उसमें डिपॉजिट है वो भी मैच होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी इनकम है 10-15 हज़ार और आपने जो बैंक बैलेंस शो किया है वो 15-20 लाख शो कर दिया है, तो उस चीज़ का प्रूफ भी होता है, वो मिसमैच हो जाती है। तो इसके लिए ये फाइनेंशियल जो आप लोगों को मिलता है रिफ्यूज़ल, उसका कारण ये बनता है। दूसरा, अनक्लियर स्टेटमेंट। जैसे मान लीजिए आपने उसमें डिपॉजिट किया है, अभी आपका अपॉइंटमेंट आ गया, आपने पैसा लेके कहीं से डाल दिया और आपको अमाउंट पीछे से उतना आ रही ना, बैंक स्टेटमेंट में कुछ भी शो नहीं कर रहा है कि आपका जो बैंक सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आपको पैसा कहाँ से आ रहा है, आप ट्रांजैक्शन कैसे कर रहे हैं, इन सब चीज़ों का जो मिसमैच हो जाता है तो भी आपको वीज़ा रिफ्यूज़ल मिलता है। बैंक स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है, चाहे आप किसी भी वीज़ा के लिए अप्लाई करें। बैंक स्टेटमेंट को कैसे आपको बनाना है वो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। फिर भी एग्जांपल के तौर में आपको बताता हूँ कि उसमें आपको ट्रांजैक्शन शो करनी होती है कि आप उस अकाउंट से ख़रीदारी कर रहे हैं, उसमें पैसा आ रहा है, जा रहा है कंटिन्यू, मतलब उसका कम से कम लास्ट 3 महीने का ट्रांजैक्शन अच्छा होना चाहिए, और क्लोजिंग बैलेंस जो एम्बेसी की गाइडलाइंस के मुताबिक होना चाहिए। अगर एम्बेसी कहती है कि 3 लाख क्लोजिंग बैलेंस चाहिए तो ट्रांजैक्शन होते हुए आपका जो लास्ट क्लोजिंग बैलेंस है वो 3, 3.5 या 3 से थोड़ा कम हुए 10-15 हज़ार तो वो चलेगा। ऐसा नहीं कि आप एम्बेसी ने बोला कि 3 लाख चाहिए और एक दिन पहले आपने 3 लाख उठा के उसमें डाल दिया, 100% वो रिफ्यूज़ल मिलेगा आपको। नेक्स्ट आता है वीक ट्रैवल और पर्पस ऑफ स्टे। आप किस मकसद से उस कंट्री में जा रहे हैं, उस चीज़ को प्रूफ करने में आप जब नाकामयाब होते हैं, उसमें जा कह लीजिए आपका जो, अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में जा रहे हैं, आपने उनको डिटेल अच्छे से नहीं दी है कि आप कहाँ जाएंगे, कितना दिन रहेंगे, आपका फ्यूचर का प्लान क्या है, आप वापस कब आएंगे, इन सब चीज़ों का मिसमैच होना, आपका जो प्लान उनको अच्छे से समझ में ना आना, इसको वो लोग
एज अ वीज़ा रिफ्यूज़ल आपको दे देते हैं जब वो आपका प्लान समझ नहीं पाते हैं, जब आप उनको समझा नहीं पाते हैं। इसमें कुछ केसेस में आ जाता है इनविटेशन लेटर मिसिंग रहता है, जहाँ वर्क परमिट जो आपको आया है वो मिसिंग रहता है, ओरिजिनल नहीं होता है। आपने फ़ोटो कॉपी लगा के निकाल दी, एजेंट ने बोल दिया अभी आपको कॉपी ने, आप कॉपी के बिहाफ पे अंदर ले जाइए, नो प्रॉब्लम, आपका एक्सेप्ट होएगा, फाइल आपकी अंदर चली जाएगी, लेकिन हो सकता है आपको रिफ्यूज़ल मिल जाए। तो कोशिश कीजिए ओरिजिनल वर्क परमिट और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको मिलते हैं, चाहे वो विजिट के लिए हो चाहे वर्क के लिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपको जिस भी कंट्री में आपने अप्लाई किया है वो डॉक्यूमेंट आपको ओरिजिनल ही देने हैं अंदर, जो उन्होंने चेकलिस्ट में ओरिजिनल मांगे हैं। अपनी तरफ से कोई भी मतलब फ़ोटोकॉपी लगा के मत दीजिए किसी भी डॉक्यूमेंट की। नेक्स्ट रीज़न बनता है नो प्रूफ ऑफ टाई अप्स टू योर होम कंट्री। मतलब आपकी अपनी जो कंट्री है, चाहे आप किसी भी कंट्री से हों, उस कंट्री में आपके टाई अप्स कैसे हैं, आपका घर, जॉब, आपकी फैमिली के साथ आपके टाई अप्स कैसे हैं, उसको शो ना कर पाना, ये भी एक वीज़ा रिफ्यूज़ल माना जाता है। क्योंकि जो 10 नंबर रिफ्यूज़ल है मोस्टली एम्बेसीज इसी वजह से देती हैं कि उनको डाउट होता है कि आप वापस नहीं आते हैं। तो उसके लिए आपको ऐसे प्रूफ देने हैं कि आप उनको पता चल सके कि आप अपना काम ख़त्म करके, जब वीज़ा ख़त्म होकर आप अपनी कंट्री में वापस जाएंगे, लेकिन क्यों जाएंगे, आपकी फैमिली है, आपकी कोई जॉब है वहाँ पे, आपका कोई बिज़नेस है, कुछ भी कह लीजिए, आपको वो प्रूफ करना पड़ेगा। उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स लगाने ही पड़ेंगे कि उनको पता लगे कि आपकी पीछे टाई अप्स हैं आपकी अपनी कंट्री में। नेक्स्ट आता है पुअर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। जब भी आप किसी एम्बेसी में जाते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है। कुछ केसेस में मान लीजिए आपका इंटरव्यू नहीं होता है, लेकिन अगर 2-4 मिनट की बात करें तो इंटरव्यू लाजमी होता है। उस इंटरव्यू में आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, वो चीज़ें वो लोग देखते हैं। उसमें पहली चीज़ आते हैं कि आप नर्वस हैं, इंटरव्यू के दौरान आपको आंसर कुछ पूछ रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जहाँ आप आंसर हड़बड़ा के दे रहे हैं, तो उसकी वजह से भी वो मतलब आपकी परफॉर्मेंस लो हो जाती है। दूसरा, आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि आप क्यों इस कंट्री में जा रहे हैं, क्यों आपने दूसरी कंट्री क्यों चूज़ नहीं की। ये सब चीज़ें जब वो आपसे पूछते हैं, इसको एक्सप्लेन ना कर पाना, ये भी इंटरव्यू का एक फेलियर माना जाता है। जैसे ही आपको इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसका आंसर आपको एकदम से फटक से और क्लियर देना है, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता है कि आप बैठ के सोचें और वो आपका वेट करें कि आप आंसर देंगे। वो क्वेश्चन पूछते जाएंगे, साथ के साथ उनको आंसर चाहिए। जहाँ वो आपने पॉज ले लिया, समझ लीजिए आपका इंटरव्यू फेल है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए, जो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो में। अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से रखिए, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट मत लगाइए, बैंक स्टेटमेंट अच्छे से मेंटेन कीजिए। इंटरव्यू की तैयारी हमेशा कीजिए, चाहे एजेंट बोले आपको कि आपका इंटरव्यू नहीं होगा, ये एम्बेसी के ऊपर डिपेंड करता है इंटरव्यू लेना है कि नहीं लेना है, लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके जाइए। ऐसा ना हो कि आप छोटी सी मिस्टेक से आप अपना जो वीज़ा रिफ्यूज़ल ले लें। तो कोशिश कीजिए अपना पूरा जो फाइलिंग है उसको अच्छे से कीजिए, फाइल अपनी अच्छे से प्रेजेंट कीजिए, एम्बेसीज की चेकलिस्ट को फॉलो कीजिए। जैसे जैसे चेकलिस्ट में डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट दिया रहता है, सेम ऐसे ही उसको अरेंज कीजिए। फाइल बनाने के टाइम पे उस पर टैग्स जरूर लगाइए। जैसे अभी आपका पासपोर्ट है, वो तो पता चलता है कि आपका पासपोर्ट है, उसके नीचे आपने वर्क परमिट लगाया है, उसके ऊपर टैग लगाइए कि ये वर्क परमिट है। उसके बाद आपके टैग लगाइए इंश्योरेंस है, ये डमी टिकट है, ये मेरा कवर लेटर है, उसके ऊपर छोटे छोटे एक टैग्स लगाइए, ताकि जो एम्बेसडर है उसको ईजी रहे आपकी फ़ाइल को पढ़ना। दूसरा मेन आता है कवर लेटर। कवर लेटर कभी भी 2-3 पेज का मत बनाइए। कवर लेटर सिंपल 1 पेज का होना चाहिए। उसमें आपको पूरी डिटेल आपको देनी है शॉर्ट में। उसमें जा रहे हैं, क्यों वापस आएंगे, कितनी देर रहेंगे, कहाँ कहाँ रहेंगे, ये सब चीज़ें उसमें मेंशन होनी चाहिए। ऐसा मत कीजिए कि 5 पेज का आपने कवर लेटर बना दिया है। हो सकता है इतना टाइम किसी के पास नहीं है कि कोई आपका 2 या 3 पेज का कवर लेटर बैठ के पढ़ेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।